हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। 12वां महीना शुरू हो चुका है। जंग शुरू हुए 12वां महीना। इजराइल फिलिस्तीन जंग कभी इतनी लंबी नहीं हुई जब से इजराइल बना है। और इस वक्त हालत ये है, कहा यह जा रहा है कि एक तरफ तो इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा खलफिशार है, आपस में टकराव है। 7.5 लाख की तादाद आई है जो नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करती हुई नजर आई है कल। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि लेबनान और ईरान की तरफ फोकस करना चाहिए इजराइल को, यानी जंग को बढ़ाना चाहिए। क्या वाकई जंग बढ़ाने के लिए अमेरिका भी तैयार है? क्या ईरान की तरफ से क्या इशारे हैं? क्या लेबनान ने जो अभी पिछले हफ्ते इजराइल के खुफिया बड़े ठिकाने पर हमला किया था, उसके बाद इजराइल को हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाजा नहीं है? किस तरफ ले जाना चाहता है इजराइल इस पूरे वाक़े को? कितनी बड़ी जंग होगी? क्या कुछ है? अब तक के क्या हालात हैं? इसको देखते हुए आने वाले टाइम में क्या हो सकता है? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब, जो लंबे अरसे से मुसलसल ऐसी जर्नलिज्म की है, ग्राउंड रिपोर्टिंग, कई मुल्कों में विदेशी पत्रकार के तौर पर काम किया है, कई जंगें कवर की हैं, एक लंबे अरसे का जो तजर्बा है, और उस इलाके में बहुत बार गए हैं जहां इस वक्त जंग हो रही है। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये ये जो वो जो नेवले और छछूंदर वाला खेल जिसे कहते हैं, तकरीबन ऐसी कुछ हालत हो रही है इस वक्त। इजराइल की तरफ से आवाजें आ रही हैं कि लेबनान और ईरान पर हमारा फोकस होना चाहिए, हम बहुत लेट हो गए हैं, गाजा से हट करके हम लेबनान और ईरान के खिलाफ हमले करें, तकरीबन ये इशारा है। क्या ये कोई रियलिस्टिक बात है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या इजराइल इस हालत में है? क्या कुछ लगता है आपको? मेरे ख्याल में पूरी दुनिया जंग से थक गई है। हम गाजा की बात कर रहे हैं, 11 महीने हो गए, 1 साल हुआ जाता है जैसे आप कह रहे हैं। उधर यूक्रेन में 2.5 साल से ज्यादा हो गया है। और अगर दोनों देशों को अलग से देखा जाए तो हर देश के लिए, इसराइल के लिए, यूक्रेन के लिए, रशिया के लिए, गाजियंस के लिए, उनको अपनी लड़ाई लगती है। मगर जो इनके साथ हैं, इनको हथियार दे रहे हैं या इनको इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, हमारे जैसे लोग, हमारा बटा हुआ सा थोड़ा लगता है। तो दोनों तरफ से हम दोनों चीजों को इकट्ठा देख रहे हैं, तो हम एक लड़ाई को सिर्फ अकेले नहीं देख पाते हैं। गाजा की तरफ से आपने जो बात कही, और जो अखबार में आज ही की जो ताजा खबर, जैसे आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि लेबनान और ईरान से फौरन लड़ाई का छेड़ देनी चाहिए। उधर ईरान के सरकार ने कहा है कि हम तैयार है, हम बताएंगे कब हम करेंगे। ये भी कल रात की बात है कोई। बिल्कुल। तो एक तरीके से ये दोनों एक दूसरे से इस तरीके से बात कर रहे हैं कि अगर तुम करोगे तो हम तैयार हैं, ऐसा मत समझो। और मेरा ख्याल है इजराइल अभी तो समझ गया है कि हमास को गाजा में जो स्ट्रिप है, वहां पे एक तरह से कैद करना एक बात है, ईरान के साथ, लेबनान के साथ दूसरी बात है। वो खुले हैं, आजाद है, उनके अपने बॉर्डर्स की भी बंदिश नहीं है, अपना आसमान उनका खुला हुआ है। उनसे आप कैसे कह सकते हैं? आप सीरिया को बॉम्ब कर सकते हैं, और जो लोग पैलेस्टीन, लेबनान वगैरह गए हैं, सीरिया को बॉम्ब करना इसराइल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो पहाड़ पर है, गोलन हाइट्स पर है, वहां से पत्थर भी फेंके तो सीरिया पर पड़ता है। तो उसको हमको ज्यादा लेना कोई भयभीत करने वाली बात नहीं है, खौफनाक बात नहीं है। इसराइल साइकोलॉजिकल लड़ाई तो मैं पहले से कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, हार चुका है। परसों लंदन में 1 मिलियन 10 लाख आदमी की रैली थी शांति के लिए, गाजियंस के साथ। उतनी बड़ी रैली, एक्चुअली आजकल पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो कहते हैं
इसकी जब से इंग्लैंड पैदा हुआ है 1000 साल से, वहां पे कभी ऐसी रैली हुई नहीं है। और ये मान भी लेना चाहिए, कहाँ पे 10 लाख 1 मिलियन लोग पहले तो थे भी नहीं। मगर ये कहते हैं कि इंग्लैंड के लंदन की पॉपुलेशन का 1/8 हिस्सा वहां पर सड़क पर था, प्रोटेस्ट कर रहा था। एक छोटी बात नहीं है। और परसों से पहले दिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह हुआ, कॉन्वोकेशन एड्रेस हुआ। वहां पर कॉन्वोकेशन के दौरान एक हिंदुस्तानी लड़की ने, माँ बाप हिंदुस्तानी पैदा हुए थे, वो अमेरिका में पैदा हुई, उसने ओरेशन दिया, जो एक बेस्ट स्टूडेंट देता आखिर में जवाब में, उसने वहां से ओरेशन दिया। और वहां पर उसने जो अमेरिका की जो बेस्ट की ऐसी तैसी करी जिसको कहते हैं हम, देखने लायक थी, सुनने लायक, उसके आखिर में उसने अपनी जेब से वो पर्चा निकाला जिसमें 17 या 13 वो स्टूडेंट्स थे जिनकी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट डिग्री रोक दी गई थी, क्योंकि उन्होंने पहले बार ये प्रोटेस्ट किया था जब जब मिलिट्री ने आकर को हटाया था। उस प्रोटेस्ट के जुर्म में उनकी डिग्री रोक दी गई है। इस लड़की ने उनका नाम लिया और हार्वर्ड से पूछा कि कहाँ हो आप, बहरे हो गए हो, हमको सुन नहीं रहे हो तुम। और उसके जवाब में पूरा जुर्म, सारे स्टूडेंट्स पूरी दुनिया के हार्वर्ड में आते हैं, बेस्ट स्टूडेंट्स खड़े होकर ताली बजाई, फैकल्टी ने ताली बजाई। ये जो हो रहा है साइकोलॉजिकल, ये एक बात है। दूसरी बात है कैप्टिव्स की, उनके साथ क्या हालात होते हैं। इसराइल ने वेस्टर्न प्रेस में और वेस्टर्न टीवी पर काफी टाइम और कॉलमेंज कमाया है, ये बता के कि उसके कैदियों को गाजा में सुरंग में बदसलूकी की गई और मारा गया। किसी के पास वो कहते हैं नहाने का पानी नहीं था, शावर नहीं थे, सुरंग में शावर कहाँ से आएंगे, वो बात अलग है। मगर ये भी बात ठीक है कि कई लोग मरे, उनकी लाशें मिली। और उसके जवाब में जो वेस्टर्न मीडिया में भी आया, इसराइल कैदियों के साथ क्या कर रहा है, किस तरीके से जेल में जो उसके कैदी है पैलेस्टीनियंस, उनको लिटाकर उनको कुत्ते, शिकारी कुत्ते जो जेल स्टेशन डॉग, उनसे डरा रहा है। क्योंकि मुसलमान के ऊपर जो वजू और दुआ करता है, उसके ऊपर कुत्ता घुमाना अपने आप आता है। और ऐसा वॉर डॉग, मिलिट्री डॉग, जो गले पकड़ के जान से मार सकता है, उसको करने में तो कितना मतलब वो है। दूसरी बात, आज ही की रिपोर्ट है, कल हुआ है खबर, आज हम लोगों ने पढ़ी है। 17 स्कूलों के ऊपर कंसंट्रेटेड बॉम्बिंग की गई थी इजराइल से। यानी कि इजराइल चुन चुन के सिविलियन टारगेट्स पे मार रहा था, कैदियों को सता रहा था। वेस्ट बैंक पे कुछ लोग कर रहा है, वो करीरा देखने की बात है। पिछले 2-3 दिनों में जॉर्डन और इसराइल के बॉर्डर पे, जहाँ से एक बार मेरे को भगाया गया था, इसराइल ने पकड़ के बात में कहा था, उसी जगह पर इस तरीके से हालात खराब हो रहे हैं। इस तरीके से कहा जा सकता है। अभी जॉर्डिनियंस के लिए भी 1 वे ट्रैफिक किया हुआ है इसराइल ने। तो इसराइल के अंदर आपने भी बताया, अभी नेतन्याहू की पार्टी कह रही है कि मरेंगे या जीतेंगे, मगर बाकी लोग तो ये नहीं कह रहे ना। इसराइल के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां के यहूदी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुसलमान और ईसाई और कम्युनिस्ट तो करते ही हैं, अब यहूदी भी कर रहे हैं। तो जो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है वो ये है कि अमेरिका के दोनों जो कैंडिडेट्स हैं वो एक जगह फंसे हुए हैं कि किस तरीके से इसराइल को सपोर्ट जाता रहे, होता रहे हमारे पास। वो खतरनाक बात है, क्योंकि हम लोग कई बार जिक्र कर चुके हैं, हर 15 दिन में तकरीबन 3 बिलियन का सामान बेचते हैं वहां पर, इसराइल के लिए और यूक्रेन के लिए। हालांकि जैसे आपने कई बार समझाया है कि वो 3 बिलियन जाते तो वहां पर है, अगर वापस सब्जी खा जाते हैं, जाता तो यही से जाने खरीद कर। तो ये जो अमेरिका में इलेक्शन की वजह से, और इलेक्शन बिल्कुल नवंबर का शुरू में ही है, तो उसकी वजह से जो असला मिलता जा रहा है इसराइल को, वो
थोड़ा मेरे लिए खतरे हो जाता है। दूसरी चीज खतरे हो जाता है, एक रिपोर्ट जो आप जानते हैं, हिंदूज फॉर पीस, एक अमेरिका में बहुत बड़ी एनआरआई की ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक तरीके से प्रोग्रेसिव हिंदूज ने वहां पे एनआरआई से बनाई है, काउंटर करने के लिए। जो आरएसएस का राइट विंग है, उनकी जो पहुंच है वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस में, पार्लियामेंट में और स्टेट्स में, उसको काउंटर करने के लिए वहां पर जो शांति प्रिय हिंदू हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उसकी जो मुखिया है, उसका नाम है विश्वनाथ। ये एक मल्टी रिलीजियस ग्रुप के साथ पैलेस्टीन गई और इन्होंने आके जो रिपोर्ट दी, रिपोर्ट जो शाया हुई अमेरिका में, हिंदुस्तान में, इन्होंने बताया कि इजराइल किस तरीके से बिल्कुल उसी तरह का दमन कर रहा है जो हिस्टोरिकली यहूदियों के ऊपर किया गया था 100 साल पहले, 50 साल पहले यूरोप में। इस तरीके से वो पैलेस्टीनियंस को, गाजियंस को सता रहा है, ह्यूमन राइट्स के वायलेट कर रहा है और एक तरीके से वॉर क्राइम्स पे उतारू है। तो ये जो साइकोलॉजिकल वॉर है, इसमें तो कोई शक नहीं वहां से। अब जो इमीडिएट जो है कि क्या जो कैप्टिव्स है एक तरीके से दोनों साइड्स पे, उनका एक्सचेंज आज की तारीख में पॉसिबल है, उसमें वॉशिंगटन भी निराशा दिखा रहा है, तेल अवीव के लोग भी निराश है कि शायद ना हो, और इधर से भी लोग कह रहे हैं कि आज की तारीख में जब लाशें मिल रही हैं, जब ये खबरें आ रही हैं कि पैलेस्टीन में गाजियन के साथ पकड़े गए जो गए इसराइल में, किस तरीके से उनकी बदसलूकी की, इस मौके पर शायद कल परसों तरसों में कैप्टिव्स का एक्सचेंज तो नामुमकिन है। कैप्टिव्स का एक्सचेंज को उन्होंने पहला स्टेप बताया था ट्रूस के लिए, सीजफायर के लिए। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो सीजफायर की तारीख भी थोड़ी और आगे बढ़ जाती है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि सीजफायर नहीं होगी, ये कह रहा है आज की तारीख में नहीं होगी, लेकिन सच भी आज की तारीख में तो नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि शायद जब तक इलेक्शन ना पूरे हो जाएं तब तक अमेरिका साइड नहीं ले पाएगा। शायद हैरिस भी बड़े प्रेशर में है कि एंटी जू ना दिखाई दे। एक तो वैसे ही वो ब्लैक है, एशियन है, एंटी जू हो जाती है तो उसमें कुछ तबका, बाइबल बेल्ट का व्हाइट तबका, तो शायद उसके साथ आ जाए, वो खोल देने की उसको आशंका हो जाती है। दोनों की बड़ी कांटे की टक्कर है। सर न्यूयॉर्क, सर मैं बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें ये बताया गया है कि शायद नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कोई मुआहदा हो गया, डील हो गई है कि सीज फायर को टलाया जाए इलेक्शन के रिजल्ट्स तक। तो इतना हम ये बात पहले भी डिस्कस की है हमने, क्या खुद इजराइल भी इतने दिन तक चला पाएगा सरकार अगली बनने तक? कैसे क्या हाल होगा? आप अगर ये भी पूछते कि क्या नेतन्याहू अपनी सरकार बचा पाएगा अमेरिका रिजल्ट आने से तक, वो भी एक बात है। लेकिन नेतन्याहू का और कुछ हो ना हो, ये इसकी जिंदगी, इसकी सरकार की जिंदगी हर रोज इस पर टिकी हुई है कि कैसे वो अपनी पीपल को बता पाए कि हम पैलेस्टीनियंस को मार रहे हैं। तो उसके ऊपर की वो टिकी हुई है। नेतन्याहू, एक सेकंड पहले हम लोग बात कर रहे थे कि अमेरिका के रिजल्ट्स के इलेक्शन तक, क्योंकि इलेक्शन वाली हो जाए तो रिजल्ट तो आते रहते हैं। अमेरिका में 3 दिन के अंदर पूरे रिजल्ट आ जाते हैं, काउंट होने के बाद, कागज भी काउंट होने के बाद। तो रिजल्ट आने तक, इलेक्शन होने तक, मेरा ख्याल है दोनों पार्टी, अमेरिका भी और इजराइल भी चाहते हैं कि बात चलती रहे। और वो अब क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं रहा है, 50 दिन बाकी है सिर्फ, तो वो मुमकिन है, मगर 50 दिन बहुत होते हैं। इन दिनों हर रोज दोनों तरफ से बॉडी बैग्स आ रहे हैं। ये बॉडी बैग्स आना खतरे की बात है। ये लाश किसी की मिलती है और
ये बड़ा कड़वी बात है। तो दूसरी साइड कोई भी साइड हो, इमीडिएट तो दुख होता है, गुस्सा होता है, ये दोनों चीजें रिस्पॉन्स में इंस्टेंट है, ह्यूमन है। मगर उसके बाद फिर सोचने करते हैं कि क्या जरूरत है ये सब बोलने की, क्यों मारा जाए, आंख का बदला आंख क्यों मारा जाए, शांति क्यों नहीं कर सकते हम कोएग्जिस्ट। तो वो भी बनता है, ऐसी बात नहीं है। चाहे कितनी भी कट्टरवादी हो, नेतानियाहू कट्टरवादी हैं, सारा यहूदी कट्टरवादी नहीं है, सारे इजराइल कट्टरवादी नहीं है। नेतानियाहू अगर सारे कट्टरवादी होते तो नेतानियाहू संपूर्ण मेजोरिटी के साथ हमेशा आता, वो किसी एलाई की जरूरत ही नहीं होती, वो एकदम ऐसा नहीं है वहां पर भी। तो ये जो आपने और मैं भी सुन के कह रहे हैं 50 दिन तक और लड़ाई, 1 साल हो गया, 50 दिन क्या होते हैं, दूसरी जगह 2.5 साल हो गए, हमारी मणिपुर में 1.25 साल हो गया। तो बात तो बढ़ जाती है, मगर खींची जा रही है, बीच में शांति होती है, बीच में लल होता है, कई दिन बीत जाते हैं, ना बम फटता है, ना लाश बचती है, ना रॉकेट आता है, फिर अचानक आ, ये तो है। मगर हैरिस किस तरीके से अपने आप को रिट्रैक्ट करेंगी, ये देखना है। और अगर नेतानियाहू कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ सिर्फ संधि कर रहा है, तो वो भी गलती कर रहा है, क्योंकि वो ज्योतिष तो है नहीं, वो कैसे मान लेगा कि नेतानियाहू, उसकी जरूरत है जो आज की तारीख में बाइडेन से अपना रिश्ता ठीक करने की। आज की तारीख में तो हथियार उसको बाइडेन दे रहा है ना, डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं दे रहा है। तो आप डोनाल्ड ट्रंप से संधि करोगे और बाइडेन और हैरिस आपके हथियार बंद कर देंगे, तो कहाँ जाएंगे आप? अच्छा, बाइडन डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बहुत ही दिलचस्प बयान आया सर। वो यहूदियों को एड्रेस करके ये कह रहे हैं कि मुझे वोट करो, नहीं तो इजराइल बाकी नहीं रहेगा। अगर आपने कमला हैरिस को वोट किया तो इजराइल बाकी नहीं रहेगा। और फिर वो कहते हैं कि न मालूम क्यों जो लोग यहूदी मेरे जलसों में नहीं आ रहे, उन्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। वो इस हद तक बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि ट्रंप की जीत को यकीनी तो है नहीं, तो ये उस पर क्यों इतना डिपेंड हो रहे हैं नेतन्याहू? दूसरी बात है, वहां पे जो ज्यूज है जिनकी डबल सिटीजनशिप है, जो यहूदी भी है और अमेरिकी भी है, तो वो कहाँ है, कहाँ रहते हैं वो रहते हैं न्यूयॉर्क में, वो रहते हैं ईस्ट कोस्ट पर ज्यादातर। बीच में आप 2000 किलोमीटर चल जाएंगे, एक यहूदी नहीं मिलेगा आपको। और उसके बाद फिर कैलिफोर्निया पे, वॉशिंगटन में फिर थोड़े बहुत मिलेंगे, मगर ज्यादातर इनका कंसंट्रेशन है या इंडस्ट्रीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि वॉशिंगटन में है और न्यूयॉर्क में। वहां के वोट किसको जाएंगे? आप ये है कि अगर आपकी कंसंट्रेशन है वहां पर, मगर जो दूसरी साइड के वोटर हैं वो आपसे ज्यादा हैं। अमेरिका में जो जीतता है सारे ले जाता है, वो विनर टेक्स ऑल। तो अगर यहूदी कंसंट्रेटेड है न्यूयॉर्क में, मगर न्यूयॉर्क में काले भी कंसंट्रेटेड है, तो ये न्यूट्रलाइज कर जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इसराइल का वोट किसी भी साइड के लिए अहम हो, है वो भी वोट है, मगर वहां पे अहम है बाइबल बेल्ट का ईसाई और प्रोग्रेसिव्स और औरतें, मतलब कई बार जिक्र कर चुके हैं यहाँ पर। तो उनका वोट में यहूदी का वोट न्यूट्रलाइज हो जाता है। वो डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहे, नेतानियाहू कितना भी उकसाए, और जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं उसमें सारे मुसलमान नहीं है ना, बिल्कुल। यहूदी भी हैं, यहूदियों के बच्चे भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, आर्टिस्ट हैं। तो ये ऐसी कोई आसान बात नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि अगर तुम उनको वोट नहीं दोगे तो इसराइल नहीं रहेगा, और इसराइल का कहना कि हम डोनाल्ड ट्रंप आपको वोट देंगे, आप हमको बचा लेंगे। इसमें इसको मायने बच्चों वाली बात है यहाँ पर। यानी यानी वो इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा है। अच्छा, मैं एक और पहलू पर आपसे बात करना चाहता हूं, वो ये कि 8 अक्टूबर से ही हिजबुल्लाह के मुताबिक वो मुसलसल इसराइल को एंगेज किए हुए नॉर्थ के बॉर्डर पर। और एक असेसमेंट के हिसाब से खुद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि 1 लाख फौजी इसराइल के इस बॉर्डर पर हमने बिजी किए हुए हैं। यानी एक तरह से उन्होंने गाजा का प्रेशर कम करने का काम किया है। अभी जब ये उनका कमांडर मारा गया, बैरूत में हमला हुआ, फवाद शुक्र,
तो वो एक बड़े हमले की बात उन्होंने की। और अभी पिछले हफ्ते उन्होंने किसी ऐसे खुफिया और फौजी सेंटर के पर हमला किया और उसमें बहुत ही अलग किस्म की स्ट्रेटेजी रखी। पहले उन्होंने कुछ ड्रोन्स और रॉकेट्स भेजे बड़ी तादाद में, उसमें आयरन डोम बिजी हो गए बहुत ज्यादा, और उसके बाद उन्होंने पर्टिकुलर जगह पर हमला किया और इस हद तक बारीकी से उसमें खबर उनके पास थी कि कोई बड़ा अफसर जब वहां पहुंच गया तब हमला हुआ। तो आप हिजबुल्लाह के पास जो कुछ भी इंफॉर्मेशन का सिस्टम है, जो इनका फौजी यानी लड़ाई का जो तरीका है अब तक, आपको फौजी स्ट्रेटेजी के तौर पर, चूंकि आपने बहुत सी जंगें कवर की हैं, आपको कैसा लगता है, क्या कुछ है ही? इसके पहले मैं आपको बताता हूँ, कल रात को एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि किस तरह गाजा के अंदर जो इजराइल के बॉम्ब से खंडर बन गए थे, मकान, दुकान, फैक्ट्रियां, वो खंडर आज गाजा के जो वहां पे सोल्जर्स हैं, किस तरीके से खंडरों का इस्तेमाल करके कंटिन्यूसली इजरायली फौजियों को एंगेज किए हुए हैं। तो हालांकि हम लोग यहाँ से हिंदुस्तान में बैठे हुए ऐसा लगता है कि इजराइल बड़े, उसके पास ऑपोजिशन ही नहीं है और वो गाजा के अंदर घुसते जा रहा है, ये सच्चाई नहीं है। उसी तरीके से अगर आप लेबनीज बॉर्डर देखते हैं इजराइल के साथ, तो वहां पे एक एडवांटेज लेबनान उनको है, हिजबुल्लाह को है, जो शायद गाजा को नहीं है। गाजा घेरे हुए हैं, एक तरीके से एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ इसराइल है। अगर हिजबुल्लाह के एक तरफ इसराइल है और पीछे बहुत बड़ा डेप्थ ऑफ फील्ड है, आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, रॉकेट बॉर्डर से नहीं छोड़ रहे हो, रॉकेट लेबनान के किसी भी किनारे से छोड़ सकते हैं, आखिरी समुद्र में कहीं पे भी किसी भी शिप से छोड़ सकते हैं। तो उनको इसराइल को एंगेज करने में, इसराइल के साथ उनके जो उनका डेप्थ ऑफ फील्ड है, तो जैसे रशिया के पास है डेप्थ ऑफ फील्ड, उसका जो यूक्रेन के साथ लड़ाई का बॉर्डर है वो कितना भी बड़ा हो बहुत छोटा सा है जब उसके पूरा देश को देखते हैं आप। उसी तरीके से हिजबुल्लाह के लिए जो उसका डेप्थ ऑफ फील्ड है, वो भी उसका एक हथियार है, शूट एंड स्कूट, कहाँ तक इसराइल जाएगा। इसराइल फंस गया वहां पर। इसराइल की हिजबुल्लाह के मुकाबले में वही हालत हो गई है जो कि गाजियंस की है, इसराइल जो कर रहा है 400 से घेर के। तो यहाँ पे इसराइल के जो जनरल्स हैं उनको इसकी फिक्र होगी काफी, का इसराइल की डोम को तो गाजियंस ने तोड़ दिया था 7 तारीख को, तो डोम तो अब कुछ ही रह गई है। तो कहते हैं कि 400 ड्रोन आए और हमने 300 मार डगराए, मगर ये नहीं कहते कि 100 ड्रोन 400 में से अंदर आ गए। जी 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 बिल्कुल, वो ये बात नहीं कहते, ये बात नहीं कहते। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे हारी हुई टीम में से एक खिलाड़ी ने अच्छा खेला, वो वाली रिपोर्टिंग होती है, जैसे हम यूके वगैरह में भी देखते हैं। अच्छा, बेन गुवेर ने, हाँ, इस बात को थोड़ा सा मैं कंप्लीट करना मांगता है, क्योंकि हिजबुल्लाह का आपने जिक्र किया था, इन्होंने एक या बड़े अफसर को या बड़े शहर के न्यूक्लियर फैसिलिटी को कहाँ पे रॉकेट मारा है। हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि ना इसराइल बताने को राजी है, क्योंकि अगर बताएगा तो बात सच है, हिजबुल्लाह जीत गया, मार दिया उसने। और हिजबुल्लाह ये नहीं बता रहा है कि कहाँ मारा, कि उस पर प्रेशर आ सकता है। अगर वो न्यूक्लियर फैसिलिटी है तो वेस्ट भी घबराएगा ना। तो हमको पता नहीं है, एक जनरल को मार दिया तो आजकल लड़ाई में शुक्र है कि जनरल भी मर जाते हैं, तो उससे नहीं तो पहले सिर्फ सोल्जर्स भी मरते थे, जनरल बचे रहते थे पूरे जमाने में। तो ये अभी क्योंकि हिजबुल्लाह अगर बता दे तो, मगर वो यूं नहीं बता रहे कि जो अनजान चीज है उसका प्रेशर रहता है, साइकोलॉजिकल वॉर में बहुत बड़ा है, मगर कहीं ना कहीं तो उससे चोट की है। मेरा ख्याल है कि शायद अफसर की बात नहीं है, शायद न्यूक्लियर फैसिलिटी कंसंट्रेशन प्लान, क्योंकि इसराइल किसी को छुपा नहीं है कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है। अच्छा, एक कुछ रिपोर्टें इस तरह की भी आ रही हैं कि इजराइल के पास जो भी हथियार हैं माइनस न्यूक्लियर बम, उसने तकरीबन सब किस्म के हथियार
अपने यहाँ इस्तेमाल कर लिए हैं। लेकिन लेकिन दूसरी तरफ से ये खबर है कि हिजबुल्लाह के पास भी और ईरान के पास भी बहुत से वो हथियार हैं जो उन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए हैं। जंग को अगर समझा जाए, आपको क्या लगता है कि जो ये अब धमकी दी जा रही है कि हिजबुल्लाह और ईरान पर अब हमें फोकस करना चाहिए, ये कितनी रियलिस्टिक हो सकती है? ये कुछ समझ में आती है? मतलब आप इसको सीरियसली ले रहे हैं या आपको हंसने को दिल चाह रहा है ये सुनकर के? इन खतरनाक खेलों में हंसना तो नहीं चाहिए। कोई पागल जिसका बटन है दबा सकता है, मगर हम पहले भी कह चुके हैं कोई ईरान के जरखारी नहीं है, मगर ईरान को जो भी छोटा समझेगा बहुत बुरी तरह पछताएगा। इसमें सबसे बड़ा मिसाल अमेरिका की है। उसने शाह को और शाह के पिता को बटरेस किया लोगों के ऊपर जबरन, मगर ज्यादा नहीं कर पाया। उसके बाद ईरान को दबाने की पिछले 30-35 साल 40 साल से चल रही है बात, हो कुछ नहीं रहा है। ईरान अपनी इज्जत बचाए हुए है, ईरान अपनी फैसिलिटीज बचाए हुए है, ईरान अपनी इकोनॉमी बचाए हुए है, ईरान की डेप्थ ऑफ फील्ड, उसकी फौजी डेप्थ, उसकी पॉलिटिकल डेप्थ इलेक्शन में दिखा चुका है। और जब उसका जनरल बनता है किस तरह, या प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, किस तरीके से पीसफुली दोबारा आ जाते हैं, फिर वो एकदम तैनात हो जाते हैं। तो ईरान के साथ खिलवाड़ करना बड़ा दूभर रहेगा, और ये इसी वास्ते नहीं हो रहा, नहीं तो अमेरिका कभी का कर। और इंडिया जैसे लोग भी जो इजराइल के बहुत दोस्त हैं, वो भी ईरान के साथ अपना बाकायदा उनका लागू है। इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा वहां से चलता है, चाहे फ्यूल हो या और भी चीज हो, या सोवियत यूनियन का थर्ड कंट्री के साथ ट्रेड करते हुए, ये सब अकेले नहीं लड़ जाते आजकल। इकोनॉमिक वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर और हथियार की वॉर, ये तीनों इकट्ठे चलते हैं, और उसमें कई फ्रंट खुले होते हैं, कई बंद हो जाते हैं। तो ईरान को तो आप किसी भी हालत में कमजोर मत समझिए, और ईरान के ऊपर हमला आप हल्के से मत लीजिए, सोच समझ के लीजिए कि आप मधुमक्खी के छत्ते को छोड़ रहे हैं। ये मधुमक्खी के छत्ते को छूने जैसी बात होगी अगर अमेरिका ने ईरान। भारत की पॉलिसी में भी कहीं कोई तब्दीली के इम्कान लगते हैं कि कुछ रियलिस्टिक हो, कुछ दुनिया भर के मामलात हल करने की बात करते हैं। अपने पड़ोस में ये इतना बड़ा वॉर थिएटर एक तरह से डेवलप हो रहा है, अगर कोई बात बड़ी बनती है तो कहां भारत किधर जाएगा? इजराइल तो हर दिन कुछ खो रहा है, और सबको, दुनिया को यह मालूम है कि इजराइल फिलिस्तीन की जमीन पर आकर के बसा है। तो किधर जाएगा भारत, किधर जाएगा अल्टीमेटली? भारत कहा जाएगा, उसके पहले भारत की गैरत कहा जाएगी। हम लोग शर्मसार हैं। कल दिल्ली में जितने भी प्रो पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडो पैलेस्टीनियन सॉलिडारिटी नेटवर्क, इंडो पैलेस्टीनियन फोरम, 4-5 ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने हरकृष्ण सुरजीत भवन में बहुत बड़ा जलसा किया, पूरे दिन का रेजोल्यूशन पेश किया। उस रेजोल्यूशन में और जलसे में भी बड़े बड़े नेता भी आए। ये बात साफ है कि हिंदुस्तान को तोहमत दी जा रही है कि आपके हथियार खुली जंग में दो बहादुर सिपाही आपस में लड़ रहे हैं, उनको नहीं जा रहे हैं आपके हथियार। आपके हथियार बच्चों को मारने के लिए जा रहे हैं, आपके हथियार कैदियों को मारने के लिए जा रहे हैं, आपके हथियार औरतों को, अस्पतालों को तोड़ने के लिए दिए जा रहे हैं। शर्म की बात है। आपका ट्रेड जो इजराइल से है, खरीदो फरोख्त का, आप उनसे हथियार खरीदते भी है और उनको बेचते भी है। ये हिंदुस्तान की सभ्यता की ट्रेडिशन और इसके खुद के सेल्फ इंटरेस्ट उसके खिलाफ है। हिंदुस्तान की गैरत को चोट लग रही है। इजराइल को कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हम किस्म के हथियार दे रहे हैं वो इजराइल की वॉर एफर्ट को ज्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं। इजराइल ना नेटो के हथियार कर रहे हैं, ना इजराइल के और जो दोस्त दे रहे हैं। इजराइल का मेन हथियार जो उसके एम्यूनिशन है, जो खत्म होता है रोज, वो अमेरिका से आता है।
कि जो बड़े हथियार है, जो रॉकेट्स हैं, जिसके हवाई जहाजों के पंखों पे रॉकेट लगते हैं, वो अमेरिका से आते हैं। और मेन अमेरिका से हथियार है, हिंदुस्तान से हथियार है। जैसे मैंने कहा, इजराइल की मदद कर रहे हैं, मगर कुछ खास बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा रहे उसके ताकत को। वो उल्टा हिंदुस्तान के अंदर अपने देश के बाकी हिंदुस्तानी जो पिछले है, उनकी आंखों में सरकार अपनी इज्जत लुटा रही है, मेरा ख्याल है। तो ये इजराइल को कोई खास फायदा नहीं है, हिंदुस्तान को नुकसान है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान है, क्योंकि साख की जा रही है और जो लोग इंसाफ के साथ और फिलिस्तीनियों के साथ थे वो शर्मसार हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने हमें वक्त दिया और आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट्स में जरूर लिखें और हम मुसलसल इसी तरह की कोशिशें जारी रखेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।